कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पीएम मोदी ने 2014 में वंशवादी राजनीति को उखाड़ फेंका। टिप्पणी पर कहा, अगर भारत के इतिहास में तानाशाही का कोई दौर रहा है तो वो पिछले 11 साल हैं, जिसके दौरान सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल करके मौलिक अधिकारों को कुचला गया और लोकतंत्र का गला घोंटा गया। मैं अमित शाह जी से बस एक बात कहना चाहता हूं, कृपया इंदिरा गांधी की आलोचना करना बंद करें। आज अगर कहीं भारत के इतिहास की तानाशाही का दौर है तो पिछले 11 साल से, जहां फंडामेंटल राइट्स चाहे वो राज्यों के हो चाहे व्यक्तिगत हो, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के माध्यम से लोकतंत्र कुचला जा रहा है, राज्यों को उनके अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। पर अमित शाह जी की एक बात का जवाब देना चाहता हूं, बहुत साफ साफ, इंदिरा गांधी की आलोचना बंद करो। वो इस देश की वो महिला हैं जिन्हें विपक्ष के सबसे बड़े नेता और आपके नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने मां दुर्गा से तुलना की थी। भूल गए वो इतिहास? आइए दोनों को मैं तौल देता हूं। इंदिरा गांधी ने अमेरिका के राष्ट्रपति को साफ मना कर दिया था कि वो वार्ता नहीं करेंगी, और बांग्लादेश जब तक बन नहीं गया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं हो गए, 7वां बेड़ा भी अमेरिका का आया तो उसे उन्होंने ललकार दिया और बना के छोड़ा, दुनिया का भूगोल बदल दिया। और एक आपकी सरकार 3 दिन बाद एक धौंस में कल 17वीं बार कहा है ट्रंप ने कि मैंने सीज फायर कराया। तो आपका इतिहास एक कमजोर बुज़दिल राजनीतिज्ञों का रहा है, सिर्फ विरोधियों पे आप हमला कर लेते हैं, पर जब मुकाबला होता है तो आप घुटने टेक देते हैं। कांग्रेस और खास तौर से इंदिरा गांधी की तुलना आपके किसी नेता से नहीं की जा सकती है। इंदिरा गांधी महान थी, महानतम थी। हिमाचल प्रदेश के भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने लोगों से मुलाकात की और धर्मशाला के लुंगटा प्रोजेक्ट के पास के इलाके में अचानक आई बाढ़ के बाद स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा, जब ये घटना हुई तो मुझे स्थानीय लोगों से फोन आए जिसमें बताया गया कि करीब 15-20 लोग बह गए और पानी का बहाव अचानक बढ़ गया, जिससे ये त्रासदी हुई। मजदूर साइट पर काम कर रहे थे, तभी वे बह गए। स्थानीय निवासी तो किसी तरह से खुद को बचाने में कामयाब हो गए, लेकिन मजदूर नहीं बच पाए। देखिए, क्योंकि ये हमारा गांव है और यहाँ मेरे घर से तो ये 1 किलोमीटर की दूरी भी नहीं है। तो जैसे हादसा हुआ तो यहाँ स्थानीय लोगों का मुझे फ़ोन आया कि इस प्रकार से कम 15-20 लोग बह गए हैं और पानी का बहाव एकदम से बढ़ा, जिससे कि मनूनी खड्ड जो है उफान पर आ गई। और उस वजह से जो है वो यहाँ लेबर के लोग जो काम कर रहे थे, जिसमें कि चंबा, सलूनी, किहार, जम्मू की तरफ के लोग थे ज़्यादातर, वो बह गए हैं। वो अपने आप को संभाल नहीं पाए। स्थानीय लोग तो पहाड़ की तरफ ऊपर चढ़ गए, लेकिन ये लोग जो है वो अपने आप को संभाल नहीं पाए। वैसे भी इनके रुकने के लिए खड्ड के साथ ही शेड बना दिए थे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी लापरवाही है। तो ये उस कारण हादसा हुआ। और पिछले 1 वर्ष से हम कह रहे हैं कि यहाँ पर पोर्टेबल क्रशर लगे हैं, अवैध खनन हो रहा है। 1 करोड़ के लगभग चालान विभाग ने प्रोजेक्ट वालों के किए हुए हैं। हमारी जो यहाँ रक्कड़, सिद्धबाड़ी और बाकी इलाके की सोकड़िंदा कोट की पेयजल स्कीम है, सभी को पता है। ग्रामीणों ने भी, पंचायत ने भी धरना दिया। हमने खुद विभाग को बोल करके पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि वो सारी प्रोजेक्ट ने खराब कर दी। तो मेरा ये मानना है कि लापरवाही का मामला है। उस वजह से जब पता बरसात उतर आई है तो लोगों को वहाँ रहने नहीं देना चाहिए था। इसकी पूरी छानबीन होनी चाहिए। जो सरकारी आंकड़े आ भी रहे हैं, आंकड़े गलत हैं। आंकड़ा ज़्यादा है, भारी नुकसान यहाँ पर जान माल का हुआ है। डीसी का आंकड़ा तो कहना कि 6 लोग अभी तक लापता है। देखिए, डीसी को तो पता ही नहीं था। वो तो जब तक मेरी पोस्ट डली है उसके बाद जानकारी इनको मिली है तो कि क्या हुआ है। तो यहाँ ग्रामीणों से जो चर्चा हो रही है, जो इसमें काम करते हैं, और ये सारे काम प्रोजेक्ट खुद कर रहा था, ये लेबर जो है आगे कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू रखी गई है। तो आंकड़ा तो उससे मिलेगा कि भाई कितने लोग। अभी तक तो ऊपर का रास्ता ही नहीं खुला। और कल 8 बजे जो है वो सारी टीम्स ने अपना काम करना बंद कर दिया था, जो सर्च ऑपरेशन है। तो अब आज शुरू किया है। तो इससे अब नीचे तक जो है, कल एक डेड बॉडी तो बिल्कुल नीचे जाके मिली है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, जहाँ जेसीबी के सिर्फ टायर मिला हो तो आदमी का तो पता लगाना ही मुश्किल है। क्या मानते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि अब ये त्रासदी तो हो गई है,
जो जिनकी मृत्यु हुई है, ये लोग यहाँ रोजी रोटी के लिए आए थे, इनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। इसकी भरपाई प्रोजेक्ट को भी करनी चाहिए, और क्योंकि सरकार को बार बार चेताया गया था, तो सरकार को भी उचित मुआवजा देना चाहिए। और प्रोजेक्ट जो है इसके ऊपर नकेल कसनी चाहिए। यहाँ प्रोजेक्ट होना ही नहीं चाहिए, इस पर पेयजल स्रोत हैं, ये फ्रेजाइल स्ट्राटा है। इतने बड़े आप स्ट्रक्चर इधर खड़े कर देंगे तो ये हर वर्ष जो है इस तरह की घटनाएं होंगी, और होती भी रही हैं जो है वो पहले। रुद्रप्रयाग बस दुर्घटना पर उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा, इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है। बस में राजस्थान के 7, मध्य प्रदेश के 3, गुजरात के 7 और महाराष्ट्र के 2 यात्री सवार थे और ड्राइवर हरिद्वार का था। एक दुखद घटना की सूचना है, जिसमें से घोलतीर नामक स्थान पे एक बस नदी में समा गई है। उसमें कुल ड्राइवर से 20 यात्री सवार थे, जिसमें से 8 लोगों को बचाने में हम लोग सफल रहे हैं। अभी तक 3 लोगों के दुखद मृत्यु की सूचना है। बाकी लोगों को खोजने का काम किया जा रहा है। जो लोग या बस में सवार थे, उसमें से ड्राइवर हरिद्वार के 1 और राजस्थान के 7 यात्री, मध्य प्रदेश के 3 यात्री, गुजरात के 7 यात्री और महाराष्ट्र के 2 यात्री, इस प्रकार कुल 20 यात्री थे। उनको खोजबीन के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। मौके पर हमारे उच्चाधिकारी और जो राहत बचाव की टीमें हैं, वो सब लोग उपलब्ध हैं। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, कल हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित किया। लोकतंत्र को बचाना हर भारतीय की जिम्मेदारी है। इस देश में 1975 में आपातकाल लगाया गया था। आपातकाल को लागू हुए 50 साल हो गए हैं। हम जनता के बीच जा रहे हैं ताकि हमारे देश में ऐसा काला दिन दोबारा न आए। इसलिए हम इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में भी मना रहे हैं। देश को चलाना कैबिनेट की जिम्मेदारी है और कैबिनेट द्वारा पारित प्रस्ताव को लोगों तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। कल कैबिनेट में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र जीवित रहे, ये हम सबका जिम्मेदारी है। और मैं आज जब आपसे मुखातिब हो रहा हूं, तो इसको किसी एक पार्टी से जोड़ के ना देखें। लोकतंत्र को बचाना हर एक भारतीय का जिम्मेदारी है। 1975 में जून 25 का आधी रात और जब 26 का सुबह हो रहे थे, उस रात को इस देश में इमरजेंसी थोपी गई। इमरजेंसी का सबसे बड़ा प्रकोप जिसको नुकसान हुआ है, एक तरीके से मीडिया ही है, क्योंकि सबसे पहले तो मीडिया का गला को घोंट दिया गया। इसलिए जब मैं मीडिया से बात कर रहा हूं तो ज्यादा मुझे उजागर करने का कोई आवश्यकता नहीं है, आप भले भांति इसको जानते हैं। आज हम जब 50 साल हो गए हैं इमरजेंसी लागू किए हैं, इसका हम विशेष रूप से जनता का बीच में फिर से एक प्रतिबद्धता के साथ हम इसलिए जा रहे हैं कि दोबारा ऐसा काला दिन कभी ना आए हमारे देश में। इसलिए इसको हम संविधान हत्या दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। कैबिनेट ने इसलिए पास किया कि वो कैबिनेट देश को संचालित करने का जिम्मेदारी है, और देश का कैबिनेट ने जो रेजोल्यूशन पास किया, इसको जन जन तक ले जाना हमारा दायित्व है। इसलिए हिमाचल प्रदेश ये देवभूमि है, बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है, इतने अच्छे लोग हैं, और यहाँ अच्छे वातावरण में लोकतंत्र फले फले और देश भर में शिमला से, हिमाचल से अच्छा मैसेज जाए, ये भी मेरा मन में इच्छा है। इसलिए शिमला एक जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में हमारे देश का इन्होंने समर कैपिटल बनाया था। तो मैं पिछली बार जब यहाँ आए थे तो मैंने देखा कि कौन से कमरे में वो वाइस रॉय गवर्नर जनरल बैठ करके वो खिड़की से पूरा हिंदुस्तान को देखता था और संचालित करते थे, वो मैंने देखा है। इसलिए शिमला में आपसे मिलकर के ये बात बताना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो जब इमरजेंसी लागू हुआ तो हमारे देश के जितने भी
बड़े नेता थे, सबको तो जेल में डाल दिया। आम आदमी का जो फ्रीडम है, संवैधानिक अधिकार है, सब समाप्त कर दिया गया। एक परिवार देश से ऊपर बन गया। और जब एक परिवार, एक व्यक्ति देश और संविधान से ऊपर हो जाता है तो फिर लोकतंत्र मर जाता है। इसलिए इसको 50 साल पहले का घटना करके भूलना नहीं है, बल्कि इसका याद को और ताजा करके लोगों तक पीढ़ी दर पीढ़ी तक बताना चाहिए कि ऐसा हिम्मत कोई नेता, कोई भारत का नागरिक दोबारा ना करे। संविधान का हत्या, संविधान के स्पिरिट को खत्म करने का जो जरूरत की कभी ना हो, ये हम सबका जिम्मेदारी है। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, भारत में जब कोई संवैधानिक व्यवस्था को नष्ट करता है तो कोई नहीं भूलता। कई लोगों को बेघर कर दिया गया, कई लोगों की नसबंदी कर दी गई, चाहे वे पत्रकार हों, शिक्षक हों या आम लोग, उन्हें जेल में डाल दिया गया। वो तानाशाही रवैया आज भी कांग्रेस में दिखाई देता है। कांग्रेस आलोचना स्वीकार नहीं करती। कर्नाटक में एक ट्वीट किया गया और उन्होंने एफआईआर दर्ज कर दी। ये तानाशाही रवैये वाले लोग हैं। इनकी हरकतें अदालत के सामने उजागर होनी चाहिए। 50 साल पहले की घटना आज भी याद आती है, क्योंकि आज भी उनका रवैया नहीं बदला है। जैसे हम लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं, वैसे भारत में जो संवैधानिक व्यवस्था को जब कोई ध्वस्त करता है तो व्यक्ति भूल नहीं सकता है कितने लोगों को घर से बेघर कर दिया गया था। 80 साल के लोगों को नसबंदी कर दी गई थी। पत्रकार हो, शिक्षक हो, कोई आम आदमी हो, जेलों में डाल दिया गया था। कानून ऐसे थे कि उन कानूनों के कारण पता चलता था कि आप जमानत भी नहीं करा सकते, आपकी कोर्ट में सुनवाई भी नहीं हो सकती। सारी संवैधानिक व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई थी। ऐसा भी कानून हुआ था कि अगर पुलिस गोली भी मार दे तो भी उसकी सुनवाई कोर्ट में नहीं हो सकती, इतने अधिकार दे दिए थे। 5 साल की संसद थी जो जनता ने चुना और जो भारत के संविधान में बाबा साहब अवधि का निर्धारण कर गए, उसमें भी उसको बढ़ाकर 6 साल अपने आप में कर लिया। तो ऐसा घोर असंवैधानिक कार्य का जब भी स्मरण होता है, सिहरन हो जाती है शरीर में, और लगता है कि इस भारतवर्ष में जो आक्रांताओं ने जिस प्रकार से अत्याचार नहीं किए थे, वो अत्याचार कांग्रेसी राज्य में हुआ था। और वो तानाशाही की प्रवृत्ति आज भी उनकी कार्यप्रणाली में झलकती है। छोटा आज अगर कोई अच्छा काम होगा तो लोग उसको करेंगे, अगर गलत काम है तो उसकी आलोचना करेंगे। आलोचना कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं है। कर्नाटका में एक ट्वीट हुआ और उन्होंने एफआईआर कर दी। आज भी वो संविधान पर विश्वास ना करने वाले तानाशाही प्रवृत्ति के लोग हैं उसमें, क्योंकि स्वनामधारी जो गांधी एक परिवार का जो विरासत है, वो विरासत अपने आगे कभी किसी को समझती नहीं है। तो मैं समझता हूं कि उनका जो संविधान के विरुद्ध कृत्य है, जनता के सामने आना चाहिए। और जनता इस बात से उद्वेलित भी है कि ये अलग विषय कि 50 साल पहले घटना हुई, उसको आज क्यों याद करते हो? आज इसलिए याद करते हैं कि आज भी उनकी मनोवृत्ति नहीं बदली है। आज कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष कहते हैं कि आज इमरजेंसी है। अरे इमरजेंसी होती तो आप वक्तव्य दे पाते क्या? उस समय तो आपने जागरण, दैनिक जागरण पर प्रतिबंध कर दिया था, प्रताप अखबार पर प्रतिबंध कर दिया था, आपने इंडियन एक्सप्रेस पर प्रतिबंध कर दिया था, आपने पत्रकार एसोसिएशन के ऑल इंडिया जो अध्यक्ष थे जो के विक्रम राव, उनको आपने छोटी सी कोठरी में जिसमें हवा भी नहीं जाती थी, उसमें घुटने के बल खड़े होने की सजा दे दी थी। उनको आपने काल कोठरी में डाल दिया था। आज आप लोकतंत्र की बात करते हो। अगर लोकतांत्रिक अधिकार नहीं होता तो आपके वक्तव्य को पाकिस्तान छापता है। हिंदुस्तान के अखबार तो आपको जानते हैं कि आपका नकारात्मक रवैया है, और पाकिस्तान उसको सबूत के तौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्तुत करता है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने शशि थरूर द्वारा पीएम मोदी की तारीफ करने पर कहा, कांग्रेस नेता शशि थरूर लगातार पीएम मोदी के प्रति अपनी भक्ति दिखा रहे हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की भक्ति दिखा रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। कांग्रेस पार्टी पूरे मामले को देखेगा।
लेकिन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी ने स्पष्ट रूप से संकेत भी दे दिए हैं कि देशभक्ति पहले है, किसी की भक्ति कांग्रेस स्वीकार नहीं करेगी। अब बाकी अगर कहीं किसी का और दिल लग गया है तो इसे कौन रोक सकता है। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। पार्टी लाइन से कोई अगर इतर जाता है तो उस पर कांग्रेस पार्टी कार्रवाई करेगी, कांग्रेस पार्टी एक्शन लेगी। दिल्ली केजीटीबी अस्पताल में इलाज के दौरान सह रोगी द्वारा महिला मरीज के साथ मारपीट पर आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा, यह बहुत गंभीर मामला है। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं सुना कि इलाज के लिए अस्पताल आई एक मरीज के साथ बलात्कार किया गया और बाद में उसकी मौत हो गई। मरीज की उम्र 20 साल थी। सरकार ने इस घटना को छिपाने के लिए काफी प्रयास किए। देखिए, ये बहुत सीरियस मामला है। मेरी याददाश्त में ऐसा कभी नहीं मैंने सुना कि एक पेशेंट जो अस्पताल में इलाज कराने आई हो उसके साथ उस अस्पताल में बलात्कार हो जाए, और वो भी ऐसा निर्मम बलात्कार हो कि उसके अंदर फिर उसकी मृत्यु हो जाए। वो पेशेंट बताया जाता आईसीयू में थी, उसके साथ वहाँ पे बलात्कार हुआ। 20 साल की पेशेंट थी, जवान थी। उसके बाद सरकार ने इस खबर को दबाने की पूरी कोशिश की, छिपाने की पूरी कोशिश की, और अब वो लड़की मर गई है तो भी सरकार की तरफ से कोई खबर नहीं आई। सरकार की तरफ से ये नहीं आया कि मुख्यमंत्री परिवार से मिली हो, या मुख्यमंत्री ने कंपनसेशन अनाउंस किया हो, या मुख्यमंत्री ने कुछ अस्पताल की सुरक्षा के लिए कोई मीटिंग बुलाई हो। ऐसी कोई खबर नहीं आई है। इस खबर को भी दबाने की कोशिश की गई। मेरे ध्यान में नहीं आता कि ऐसा कभी अस्पतालों में हुआ हो। 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब इसी अस्पताल में, जगप्रवेश चंद्र अस्पताल के अंदर, एक मरीज के साथ बलात्कार हुआ था। हालांकि उसकी मृत्यु नहीं हुई थी, मगर इससे तो ऐसा लगता है कि वही 2013 से पहले की जो व्यवस्था है दिल्ली में वापस आ गई है। वही अस्पतालों और सरकारी स्कूलों का बुरा हाल होना शुरू हो गया है। सरकारी अस्पतालों को और सरकारी स्कूलों को इसलिए नीचे लाया जा रहा है ताकि प्राइवेट अस्पतालों की चांदी हो जाए, प्राइवेट स्कूल वालों की मनमानी शुरू हो जाए, और वही पुरानी व्यवस्था दिल्ली में वापस आ रही है जो पिछले 10-11 साल के अंदर सरकार ने काम किए थे। उस सरकार को लगभग वापस जो है जीरो पे लाया जा रहा है। पूरी रथ यात्रा से पहले महाप्रभु जगन्नाथ के नवजौवन दर्शन और कौशल केंद्र के उद्घाटन पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, आज सुबह सुबह महाप्रभु के पवित्र नवजौवन दर्शन शुरू हो गए। इस पावन अवसर पर हमने पुरी के गोविंदपुर गांव में एक बहुउद्देशीय कौशल केंद्र का भी उद्घाटन किया। आज पवित्र नवजौवन दर्शन महाप्रभु की सुबह सुबह शुरू हुई है। रथ यात्रा की परंपरा में, व्यवस्था में अनसर से महाप्रभु जब बुखार से निकलते हैं, आज ही रथ यात्रा के पहले दिन हो, पहला नवजौवन पे दर्शन देते हैं। इस प्रकार की शुभ अवसर पे पुरी की वीर गोविंदपुर गांव में आज हम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की ओर से एक CSR फंड में आज एक नया मल्टीपर्पज स्किल सेंटर का लोकार्पण किया गया। ये इस इलाका में नौजवानों के लिए काम पे आएगा। दिल्ली के अस्पताल में यौन उत्पीड़न मामले पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, हम ऐसे लोगों को राक्षस की श्रेणी में रखते हैं। दिल्ली सरकार बदल गई है और इन अपराधियों को कड़ी सजा दी जाएगी। हम इसका आश्वासन देते हैं। अभी अभी हमको ये जानकारी आई है। देखिए, ऐसे लोगों को हम दानव की श्रेणी में रखते हैं, और आप विश्वास रखिए, दिल्ली की सरकार बदली है। ऐसे अपराधियों को उनके किए की वो सजा देंगे कि ऐसा सोचने वालों की भी एक बार पूरी आत्मा हिल जाएगी। इसका विश्वास दिलाते हैं। मगर हम बहुत हैरान हैं कि समाज में इस तरह की विकृति देखने को मिल रही है। हम सभी को मिलजुल करके ऐसे दरिंदों को सजा देने के लिए आगे बढ़ना। जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला ने कहा, मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख NCC निदेशालय द्वारा आयोजित विशेष राष्ट्रीय एकीकरण शिविर के लिए यहां आया था। मैंने इन बच्चों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। उनके द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत बढ़िया था।
एनसीसी से जुड़ने से इन बच्चों में एक तरह का अनुशासन, आत्मविश्वास, आत्म जागरूकता, देश के प्रति प्रेम पैदा होता है। ये चीजें उन्हें लंबे समय तक जीने में मदद करेंगी। जम्मू कश्मीर लद्दाख एनसीसी डायरेक्टरेट के तरफ से जो एक स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप का आगाज़ किया गया, उस सिलसिले में मुझे यहाँ आने का मौका मिला। इन बच्चों के साथ मिलने का, इनसे बात करने का और इनका जो एक बहुत ही शानदार कल्चरल प्रोग्राम इन्होंने हमारे सामने पेश किया, वो देखने का मौका मिला। एनसीसी से इसमें जो बच्चे जुड़ जाते हैं बहुत फ़ायदा होता है। एक डिसिप्लिन, एक सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ कॉन्फिडेंस, मुल्क को लेके प्रेम और कुछ ऐसे रिश्ते जो ज़िंदगी भर के लिए उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। और तो और कम उम्र में ये बच्चे बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं और कर भी देते हैं। अब आपने जैसे देखा 10 एनसीसी के कैडेट्स जो हैं वो दुनिया के सबसे बड़े चोटी पर जाके उन्होंने झंडा गाड़ा, जिनमें से 2 जम्मू कश्मीर लद्दाख के, एक हमारी बेटी और एक हमारा बेटा, कठुआ से लड़का और लद्दाख से हमारी लड़की एक। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है ना। अब 18 साल की उम्र में दुनिया के उस सबसे बड़ी चोटी पर खड़ा होना, ये दिखा देता है कि एनसीसी में आने के बाद कितना डिसिप्लिन और कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस इन बच्चों में आ जाता है। तो मैं तो चाहूँगा कि और बच्चे जो हैं वो एनसीसी के साथ जुड़ें और इसी में अपनी बेहतरी पाएँ। नहीं, चलने चाहिए ना। इस तरह तब अब मैं सिर्फ उम्मीद कर सकता हूँ कि उनको यहाँ आके अच्छा लगा, मज़ा आया, उन्होंने यहाँ की खूबसूरती का थोड़ा सा फ़ायदा लिया। जैसे मैंने अपनी तकरीर में कहा, मौसम पे हमारा कंट्रोल है नहीं और हद से ज़्यादा गर्मी रही, लेकिन उसके बावजूद मैं उम्मीद करता हूँ कि जब वो घर वापस जाएंगे तो अपने दोस्तों, अपने हमसाएं, अपने रिश्तेदारों को कहेंगे कि अगली बार जब छुट्टी करना होगा तो हमें कश्मीर आना चाहिए। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।